मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं अंतरा भाग 11th क्लास के चैप्टर 2 दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन चैप्टर के लेखक हैं अमरकांत जी, और लेखक ने इस चैप्टर में गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी का वर्णन किया है, जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। लेकिन जो सिद्धेश्वरी है वो इस गरीबी में भी अपने परिवार को कैसे जोड़े रखती है, इस चैप्टर में इसका बहुत ही अच्छे से चित्रण किया गया है। तो बच्चों, अब मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अब दोपहर का जब खाना बनाने के बाद सिद्धेश्वरी ने अपने जो चूल्हा था उसे बुझा दिया और अपने दोनों पैरों को अपने दोनों घुटनों के बीच अपना सिर रखकर बैठ गई और उसे महसूस हुआ कि मुझे प्यास लगी है, और वो खाली पेट पानी पी लेती है जो उसके कलेजे में जाकर लग गया। कहती है हाय राम कहकर वह आधे घंटे तक जमीन पर बैठ गई। जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारे कलेजे में जाकर लग जाता है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उठकर बैठी तो उसकी नज़र अपने 6 वर्षीय जो उसका बेटा था प्रमोद, उस पर पड़ी। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा 20-21 वर्ष का रामचंद्र था, दूसरा बेटा मोहन 18 वर्ष का, और जो तीसरा बेटा था वो 6 वर्ष का था, उसका नाम था प्रमोद। अब उसकी नज़र अपने 6 वर्षीय जो बेटा प्रमोद था उस पर पड़ी तो उसने देखा कि वो लेटा हुआ था। उसके हड्डियों का ढांचा बने जो प्रमोद था, उसके मुंह पर उसने अपना एक फटा हुआ कपड़ा गंदा ब्लाउज डाल दिया और दरवाजे के बाहर गली के छोर पर खड़ी होकर अपने बड़े बेटे रामचंद्र की और रामचंद्र का इंतजार करने लगी। सिद्धेश्वरी अब जब उसे अपने जो बेटा था बड़ा रामचंद्र आते हुए दिखाई दिया तो वो फुर्ती से चौके पे जाकर भोजन करने के स्थान को साफ करने लगी। रामचंद्र ओसारे क्या होता है, बरामदे में रखी चौकी पर बेजान सा लेट गया। सिद्धेश्वरी ने घबरा कर पुकारा और सोचा कि इसे कुछ हो गया है, और उसके सिर पर जाकर हाथ रखने लगी। उसने सोचा कभी से कुछ हो गया हो, और रामचंद्र उठा और हाथ पैर धोकर चौकी पर खाने के लिए बैठ गया। अब सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर उसके सामने रख दी। कुल 2 रोटियां थी, कटोरे पर पनियाई सी दाल और चने की तली तरकारी। अब रामचंद्र ने अपने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा कि वो कहाँ गया हुआ है। सिद्धेश्वरी को अपने आप भी नहीं पता है कि मोहन कहाँ गया है, लेकिन उसे झूठ कह दिया कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। सिद्धेश्वरी ने पढ़ाई के बारे में मोहन की झूठी प्रशंसा उसके सामने कर दी, जिससे कि उसे गुस्सा ना हो और उनके बीच में लड़ाई ना हो। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते रामचंद्र से नौकरी मिलने के बारे में पूछा। रामचंद्र ने बस इतना कहा कि समय आने पर ठीक हो जाएगा। अब वो जो रामचंद्र था इनका बड़ा बेटा, वो प्रूफ रीडिंग का काम करता था और अपनी जॉब ढूंढने में लगा हुआ था। और इनके जो बीच वाला जो मझला बेटा था मोहन, वो अब इंटर क्लास के पेपर दे रहा था, प्राइवेट ही पढ़ रहा था और उसके पेपर दे रहा था। और जो इनके पिताजी थे मुंशी, उनकी अब छटनी कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी छटनी हो चुकी थी। इस कारण इनके घर में गरीबी छा गई थी और इन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिला था। अब जब थाली में सिद्धेश्वरी ने बीमार छोटे बेटे प्रमोद की भी अपने उसके सामने झूठी प्रशंसा की। जब थाली में रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रहेगा तो सिद्धेश्वरी ने कहा कि एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र ने निश्चय कहा मना कर दिया। उसे पता था कि घर में केवल कितनी थोड़ी रोटियां बनी होंगी, अगर मैंने एक रोटी भी और ले ली तो माँ को स्वयं भूखा रहना पड़ेगा। उसे अपने घर की स्थिति पता था कि कैसी है, कि हमें भरपेट खाना भी नहीं मिल पाएगा, अगर मैंने खा लिया तो और सब भूखे रह जाएंगे। अब भोजन करके रामचंद्र वहाँ से चला गया। अब मझला जो लड़का मोहन आता है और हाथ पैर धोकर पीढ़े पर खाने के लिए बैठ जाता है। वह कुछ सांवला सा था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था
उतना लंबा न था। वह अपनी उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई दे रहा था। अब गरीबी के कारण उसके चेहरे पर जो चिंताएं थी वे दिखाई दे रही थी। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। अब मोहन ने रोटी के एक बड़े टुकड़े को निगलने की कोशिश करते हुए अपने मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। अब सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर उसे पंखा डुलाती हुई से हवा करती है और बोलती है जैसे अब वह सपने में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। अब वो रामचंद्र के सामने मोहन की तारीफ करती है और मोहन के सामने अपने बड़े बेटे रामचंद्र की तारीफ करती है। यह कहकर उसे अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। अब मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी सी झूठी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में लग गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से उसने एक रोटी, कटोरे की जो दाल थी वो और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। अब उसे इस बात को एहसास हो रहा था कि अगर इसने एक रोटी भी और मांग ली तो मैं क्या करूँगी, और उसे इस बात का दुख भी था कि मैं अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना खा चुका था। सिद्धेश्वरी ने आश्चर्य से पूछा, एक रोटी और देती हूँ? लेकिन लड़का अपनी रहस्यमयी नेत्रों से आंखों से रसोई की तरफ देखता है और कहता है नहीं। अब सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। अब अपनी माँ को वो अच्छे से देखता है और धीरे धीरे से इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो मुझे भूखी नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती। अब उसे ऐसे इस पर ताने कस रहा है कि जैसे वो रोटी ना खानी पड़ेगी, वो मैंने झूठ बोला है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तेरे से तो रोटी बनाई नहीं आती। अब अगर तू चाहती है तो इस कटोरे में थोड़ी सी दाल दे दे, दाल बहुत अच्छी बनी है। इसी बीच मुंशी जो उनके पिताजी थे प्रसाद जी आए और राम का नाम लेकर चौकी पर खाने के लिए बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने उनके सामने भी थाली रख दी और 2-2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। अब खाना खाते मुंशी जी ने बड़े लड़के के बारे में पूछा। अब सिद्धेश्वरी ने बता कि कह रहा था कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी। वह उन्माद की रोगिणी की भांति बेटे की झूठी प्रशंसा कर रही थी। उसके सामने उसकी प्रशंसा, उसके सामने उसकी प्रशंसा, कहीं इनमें लड़ाई ना हो जाए तो अपने घर के झगड़े को बचाना चाहती थी, इसलिए एक दूसरे के सामने उनकी प्रशंसा कर रही थी। अब सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी। अब जब उनके पति रोटी खा चुके थे तो उसने कहा कि एक रोटी और देती हूँ, अभी पौसी है। अब मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान जैसे रसोई की ओर कनखी तिरछी नज़र से देखा। उसके बाद उसके घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है। अब अन्न और नमकीन चीज़ों से मेरी तबीयत भर गई है, अगर तुम घर में कोई मीठा है तो तुम मुझे दे दो। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। अब मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़ा गुड़ का ठंडा रस बना लो, उसे मैं पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और मेरा जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ मेरा आजमा भी ठीक हो जाएगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। अब देखो वो कैसे अपना बात कह रहे हैं कि नाक में दम आ गया है, कि उन्हें पेट तो उनका नहीं भरा लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो रोटी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके घर में रोटियाँ नहीं हैं। अब मुंशी जी के जब उन्हें खा चुकने के बाद जो सिद्धेश्वरी थी उनकी जूठी थाली में ही जमीन पर बैठ गई और दाल को कटोरे में उडेल दिया। वह पूरा भरा भी नहीं था। अब छिपुली में थोड़ी सी, छिपुली होती है खाने का बर्तन, थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे अपने पास खींच लिया। रोटी की थाली को भी उसने अपने पास खींच लिया। उसमें केवल एक ही रोटी थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रख नहीं जा रही थी कि उसका ध्यान अचानक जो उसके ओसारे जो बरामदे में उसका बेटा प्रमोद 6 साल का सोया हुआ था उसकी ओर उसके ध्यान गया। उसने लड़के को कुछ देर तक देखा और फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर लिया। अब एक रोटी को उसने 2 टुकड़ों में बांट लिया, आधी अपने लिए और आधी अपने बेटे प्रमोद के लिए।
एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास टुकड़ा ही मुंह में रखा था, तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखें टपकने लगी। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए कि वो अपने परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं खिला पा रही है। सारा घर मक्खियों से भन-भन कर रहा था। अब सारा घर में क्या हो रही थी, मक्खियाँ भन-भना रही थी। आंगन की अलगनी में गंदी साड़ी टंगी हुई थी। कोई तार, जो कपड़े टांगने की अलगनी जो तार होता है, उस पर एक गंदी सी साड़ी टंगी हुई थी जिसमें कहीं पैबंद टुक्की लगी हुई थी। जब कपड़ा फट जाता है तो उस पर टुक्की लगाते हैं, उसे पैबंद बोलते हैं। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी ओढ़े मुँह कर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पहले ही मकान किराया नियंत्रण विभाग की जो क्लर्की से उनकी छटनी हो गई थी और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। अब इस चैप्टर में बताते हैं लेखक कि कैसे जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वो कैसे अपना जीवन यापन करता है। उन्होंने इस चैप्टर में बताया कि जब जो घर का जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है, उसकी नौकरी छूट जाती है तो वो अपने घर को कैसे चलाता है। उसके तीनों बेटे ही, एक बड़ा बेटा काम की तलाश में है, दूसरा पढ़ता है, तीसरा छोटा सा बीमार है। लेकिन वे अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं खिला पा रहे हैं। और जो सिद्धेश्वरी है, गरीबी में भी अपने पूरे परिवार को जोड़े ही नहीं रखती, बल्कि उन्हें गरीबी का एहसास भी नहीं होने देती है। अब इसमें गरीबी के, उनके घर में मक्खियों का भिनभिनाना, उनके बेटे के मुंह में मक्खी घुसना, उनके जो कपड़े में फटे सटे होना, तो इसमें जो लेखक हैं उन्होंने गरीबी का, जो हमारे समाज में गरीबी फैली हुई है, उसको चिन्हित किया है और कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। अब इस चैप्टर का जो दोपहर का भोजन जो शीर्षक है, वही इसी पूरा जो कहानी है वह दोपहर के खाने के समय ही रसोई में ही के इर्द गिर्द ही घूमती है, रसोई के में ही केंद्रित किया गया है। इसलिए इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो दोपहर का भोजन रखा गया है। धन्यवाद।